श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए प्रसिद्ध फोटोग्राफर विद्याधर दामोदर कामत से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। भारतीय सिनेमा में हम अगर बात करें तो बहुत अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं और कार्यशैलियां भी उसी के अनुरूप हैं और उन सब के बारे में हम कोशिश करते हैं कि हमें ढेर सारी जानकारी मिल जाए, मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करते हैं और जाहिर है कि आपको भी बताने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी रोचक होती हैं। ये चलचित्र यानी कि चलते हुए चित्रों की दुनिया में क्या स्थिर चित्रों का महत्व है, प्रकाश चित्र यानी फोटोग्राफ्स, जी हाँ, जो बहुत सारी हमारी यादों को संजो कर रखते हैं। हम जब चाहे निकाल कर देख लेते हैं और उस समय की सारी बातें याद आ जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि इस टॉकीज की दुनिया में इन फोटोग्राफ्स की क्या अहमियत है और क्या क्या ये करते हैं, इसके बारे में बहुत लंबी जानकारी, लंबा अनुभव रखते हैं विद्याधर कामत जी। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आजकल फोटोग्राफर विद्याधर कामत से। विद्याधर जी, ये बताइए, मूड होता है, कलाकार उस मूड में जैसे है, अगर कुछ उसको दुख का है या खुशी का है तो वो थोड़ी देर तक से निकलना उससे बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में कैसे आप लोग फोटो खींचते हैं, कैसे, क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, या बस उसी में चोरी छिपे खींच लेते हैं या तैयारी करते हैं? आपका क्या अनुभव है? अनुभव मतलब क्या है, ये तो सही है कि उनका एक मूड रहता है, एक टेम्परामेंट रहता है उस टाइम, तो उससे उनको मतलब अगर आप बाजू में करोगे तो वापस वो ग्राफ में आने को बहुत तकलीफ होती है, उस कैरेक्टर में आना मुश्किल होता है। हम तो बोल देते हैं यार क्या आया, ऐसा किया है, वैसा नहीं किया, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट होता है, वो माहौल होता है, वो बरकरार रखना पड़ता है जब तक वो पूरा सीन खत्म नहीं होता है या उनका वो पूरा रोल उस दिन के लिए खत्म नहीं होता है। तो वैसे करना पड़ता है। उस टाइम फिर हम डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एवरी टाइम बताते हुए सर इसका फोटो लेना है, तो आर्टिस्ट मूड में है तो खाली आप बात करके रखो जी। तो फिर जैसे शॉट होता था और डायरेक्टर ओके चिल्लाता था तो इमीडिएट हम बोल रहे थे वन स्टिल प्लीज करके। और पुराने जमाने में क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट ही तो होते थे जी। और जब कलर फिल्म आ गई तो इंडस्ट्री में पहले कलर प्रिंटिंग और कलर एक्सपोजिंग करने वाले हम ही है। अच्छा। और उस टाइम हम 2 कैमरे लगाते थे, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे पास जितने भी पिक्चर हमने किए हैं जी, वो सेम फोटो आपको कलर भी मिलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलेगा, सारे। क्योंकि मेरे पिताजी ने फिर वो स्टैंड का हेड थोड़ा मॉडिफाई करके उसके ऊपर ऐसा सेट किया था कि दोनों कैमरे का पोजीशन वगैरह ऐसे किया था कि अगर मैं एक फोटो खींचूं तो दोनों कैमरे एट अ टाइम क्लिक करते थे। अच्छा। हाँ, तो कलर भी और ब्लैक एंड व्हाइट भी, और मतलब हमारा ध्यान आर्टिस्ट पे रहता था। अच्छा। क्लिक करते समय अगर सब ओके हो गया, फोकस हो गया, फिर अगर वो बोलते कोई हाथ ऊपर कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा सर हाथ या मैडम, नहीं तो फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर उनको सब इंस्ट्रक्ट देके फिर एक्शन, फिर स्टडी बोल के क्लिक करने का। और उस समय भी हम कैमरे के बाहर से उनको देखते थे, अगर नहीं मैडम, क्योंकि उस टाइम फिल्म भी स्लो होती थी तो हमको एक्सपोजर 1/4 ऑफ सेकंड, हाफ सेकंड ऐसा रखना पड़ता था, तो उतनी देर में आर्टिस्ट ने हिलना नहीं चाहिए। तो हमारा वो भी ध्यान रहता था। फिर उनको नहीं मैडम अब थोड़ा हिलिए जरा प्लीज करके वापस करना पड़ता था। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी करना है, फिर वापस आर्टिस्ट का मूड भी देखना है। कभी कोई आर्टिस्ट नाराज नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम उनको मालूम था ना कि ये अपने ही प्रमोशन होने वाली है। अभी तो क्या टीवी पे आता है, फिर ये अपना मीडिया है, मोबाइल है वगैरह, उसमें आ जाता है सारा। लेकिन उस टाइम तो लोग होर्डिंग ही देखते थे, बड़े बड़े 60 फीट बाय 12 फीट ऐसे बड़े बड़े वो ही देखते थे। तो वो देखने के बाद कमिंग सून और आर्टिस्ट को नहीं, वो सिर्फ आपके ही फोटो से बनता था क्या? हाँ, पोस्टर भी सारे। अच्छा। हाँ, पोस्टर भी, प्रेस रिलीज भी, जो भी होते थे, फिर वो उसको डिजाइन या कमिंग सून भी स्लाइड्स दिखाते थे पहले पिक्चर में। हाँ। तो उसको नीचे हम ब्लैंक छोड़ते थे व्हाइट, तो उसके ऊपर लिखते थे वो पेन से नेक्स्ट चेंज क्यों आ रही है। अच्छा। अगले शुक्रवार चेंज वगैरह, नेक्स्ट चेंज वगैरह, तो वो स्लाइड्स में हम दिखाते थे जो आने वाली पिक्चर की वो पब्लिसिटी भी होती थी। तो लोगों को पता चलता था आर्टिस्ट कौन है, क्या है। ऐसे 2-3 डिजाइन के होते थे, प्रमोशनल जो होते हैं। आजकल टीजर बोलते हैं। हाँ। तो अभी टीजर मतलब क्या है कि वो ट्रेलर टाइप हो गया, अपना पहले ट्रेलर होते थे जी, ट्रेलर हो गया बिल्कुल। हाँ, तो और वो ये स्लाइड्स हम तो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखती थी ना, नो स्मोकिंग, ईटेबल्स नॉट अलाउड, उसके बाद फिर पिक्चर आती थी अगले हफ्ते ये रिलीज होने वाली है इसी हॉल में या कहीं पर भी। जी। अब तो बहुत सीन बदल गए हैं, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन में आए तो कौन सी फिल्म आपने की याद है आपको? मेरे ख्याल से हमारी संगम थी शायद पहली। अच्छा। राज कपूर जी की
क्या बात है। हाँ, वाह। संगम थी और बाद में तो पूरे सारे बहुत शुरू हो गई। हाँ, चलिए संगम का ये गीत सुन लेते हैं यहाँ पर। हाँ चलिए, और फिर बात आगे करते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना दीवाना। अच्छा ये मुझे बताइए कि हम अगर बात करते हैं तो आपका जो इतिहास है, जो पूरी जर्नी है, यात्रा स्टिल कैमरे के साथ, बराबर, वो कैसी थी? पहले कैमरा कैसा था और आज कितना छोटा और कितना बड़ा और कितना हल्का हो गया है? देखिए जैसे मैंने पहले बताया, फुल प्लेट के कैमरे के लिए जी मेरे पिताजी के साथ 2-3 जन जाते थे। एक तो
उनका सिमिलर मतलब कैपेबल का कैपेसिटी का एक आदमी होता था, मतलब उन्हीं फोटोग्राफर की जितनी योग्यता वाला एक और व्यक्ति होता था। अच्छा। फिर मेरे पिताजी वो एक फिर लोडर होता था, फिर एक कैमरा उतार के स्टैंड पे लगाने वाला, ऐसे 3-4 जन जाते थे। अच्छा, मतलब इतना भारी कैमरा होता था। मतलब उसको पहले फील्ड कैमरा ही बोलते थे शायद। अच्छा। मतलब काफी बड़ा बेलो वगैरह होता था, लकड़ी का होता था। फिर पीछे ग्लास पे वो इमेज देखने की फोकस वगैरह करके फिर कपड़ा डाल के वो करते थे वैसा। तो पहले के पिक्चर के आप देखोगे तो 100 के आसपास फोटो होते थे, क्योंकि कैमरा इतना भारी था। और उस टाइम तो पिक्चर के सीन भी बहुत कम होते थे, मतलब वैसे काफी होता था लेकिन उनकी बदलाव कम रहता था जी। तो उसके बाद आ गया हाफ साइज का कैमरा, लिनॉफ वगैरह जी। वो तो थोड़ा छोटे थे लेकिन फिर भी एक आदमी कम होता था, जो एक्सपर्ट आता था पिताजी के साथ जी। वो एक कम होता था क्योंकि वो थोड़ा सा इजी था हैंडलिंग में। वो तो क्वार्टर साइज बोलते हैं या हाफ साइज बोलते हैं, 4x6 या 3x4। फिर उसके बाद आ गया फिर रोली कैमरे 120 के। वो तो बहुत मतलब ये एक व्यक्ति उठा सकता है आराम से। और जब उसके बाद कलर फिल्म आई तो वो 2 कैमरे यूज होने लगे जी। और उसमें क्या होता था, एक फिल्म डाली तो उसमें 12 फोटो आते थे, वो 12 के बाद फिर रोल दूसरा चेंज करो जी, रील चेंज करनी पड़ती थी जी। तो उसके हिसाब से, और उस टाइम भी इतना टाइम मिलता था तो ये क्वालिटी काम होता ही था जी। उस टाइम ऐसा होता था कि हमने क्या एक्सपोज किया है वो हमको लैब में जाने के बाद ही पता चलता था जी। वो ठीक आया है, गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर हमारे होते थे, बहुत सारे हमारे फोटोग्राफर थे जो एक्सपर्ट थे, पिताजी के साथ काम किया हुआ, उनका थोड़ा ज्ञान लेके उन्होंने भी किया है। तो ये मतलब अभी क्या होता है, अभी डिजिटल में आपने पीछे देखा, अरे खराब हो गया, डिलीट कर दिया। और उस टाइम रोल फिल्म का स्पीड भी 100A से होता था, मतलब वो उसकी एक कैपेसिटी होती थी, क्या लाइट कितना कैच कर सकती है। तो एक बार हमने 100 ISO का डाल दिया फिल्म, तो उसी पे हमको काम करना है। अच्छा। अभी तो क्या 1 फुट और अंधेरा है, ISO बड़ा हो गया, उसी में नेक्स्ट शॉट, उसी समय सेटिंग सब हो जाती है। तो और ये जब तक लैब में जाके नेगेटिव प्रोसेस नहीं होती है तब तक पता नहीं चलता है। और वो प्रोसेस होने के बाद उसको एनलार्जर में डाल के जब हम पॉजिटिव निकालते हैं जी। उसमें हमारा टेक्नीशियन जो होता था वो 10 से 15% उसको एनहांस कर सकता था, उसमें जो कुछ गलती हो गई है वो कर सकता था। लेकिन आज के जैसे 100% नहीं कि भाई कुछ भी हो गया, पीछे का काट दो, उसको शार्प कर, कुछ भी कर दो, अरे ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर दो। तो ये उस टाइम जो 95% जो काम होता था वो फोटोग्राफर का होता था जी। जो भी किया उसकी कला होती थी, जो हुनर अपना दिखा दे उसमें। क्योंकि एक्सपोज होने के बाद वो सिल्वर हाइलाइट्स होते हैं, वो आपको दिखते नहीं है, दैट इज लैटेंट इमेज। अच्छा। तो वो लैटेंट इमेज मतलब इमेज है लेकिन अपने को दिख नहीं रही है। अच्छा। जब तक वो आप प्रोसेस नहीं करोगे तो उसी के लिए वो डार्क रूम में जाके करना पड़ता था, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए थोड़ी देर के बाद रेड लाइट में हम देख सकते थे उसको जी। तो ये तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, तो इसके लिए आदमी को 99% करेक्ट होना पड़ता था, बहुत सतर्क रहना पड़ता था। हाँ, कि भाई क्या आएगा, कैसा होना चाहिए, क्या है। फिर उसमें शटर स्पीड की आउटडोर इंडोर बहुत सारे फर्क है। मतलब ये बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ा तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। वैसे पहले तो फिल्में भी मॉनिटर नहीं किए जाते थे जब तक कि डेवलप ना हो जाए, है ना। वही हाल आप लोगों का भी था कि पता नहीं चलता था कि क्या रिजल्ट आए, परिणाम क्या आएगा नहीं पता, तो जब तक कि अंधेरे में नहीं जाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो हमको पॉजिटिव काम करने के लिए नेगेटिव डेवलप करना पड़ता था। मतलब नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव में आ जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, यही है जिंदगी, है ना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे,
पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। अलग अलग ढंग से काम करवाते हैं कि सबका एक ही अंदाज होता है, जैसे आपको बस खींचना है तो आप जाते हैं और बस लग जाते हैं आपके लोग काम पर, ऐसा? नहीं भाई, पहले कैसा होता था, मतलब जी, मेरे पिताजी ने जो क्वालिटी काम दिया है जी, तो मुझे लगता है 70, 80 से 85 तक हर कोई प्रोडक्शन जब प्लान करता था पिक्चर, तो उसमें हमारा नाम पहले होता था, कामत फोटो फ्लैश। अरे स्टिल्स के लिए उनको बुलाओ। अच्छा। क्योंकि उनका एक निश्चिंती होती थी कि क्वालिटी, और एक ऑफिस है, एक सेटअप है, एक फोन करो, 100 प्रिंट मांगाओ, आ जाएंगे। यानी कि इतना लंबा अनुभव था आपके पिताजी का आपके साथ, हाँ। कि वो आप लेकर आगे चल रहे थे विरासत के तौर पर, और Correct. लोगों को उस पर पूरा भरोसा था। Yes. और चूंकि आपको पता था कि कैसे काम करना है, कैसे कितनी फोटो खींचनी है। कभी ऐसा भी होता था क्या कि प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को नहीं पता है, आप भी बता देते होंगे कि अच्छा नहीं ये लेना जरूरी है? हाँ, तो कभी बताना पड़ता है। मतलब अभी दोनों का कंबाइन शॉट है, एक का प्रोफाइल है, एक का फ्रंटल है। जी, तो एक तो हम लेते थे उनके कंटिन्यूटी के लिए, तो अगर लगा तो जी, नहीं तो हम बोलते थे सर एक सिर्फ जो व्यक्ति फ्रंट बैठी है उसका एक सिर्फ लेके रखते हैं, ताकि अपने को पब्लिसिटी में, जैसे मैंने बताया वैसा काम में आता है। और दूसरा क्या होता था कि हमारा पूरा सेटअप होता था, राउंड द क्लॉक हमारे इधर काम चलता था। तो अगर कोई बोलता है ना, अरे एक और एक फोटोग्राफर है उसको बुलाते हैं, अगर किसी प्रोडक्शन वाले ने बोला था तो प्रोड्यूसर बोलते हैं अरे भैया, अगर हमने एक शेड्यूल रखा और उसको फोन किया तो पता चला वो तो फोन पे अवेलेबल नहीं, बाद में किसको भेजा घर पे तो पता चला वो गाँव गया है, फिर कौन आएगा? यानी कि आपका एक प्रोफेशनल अंदाज था काम का। तो मेरे पास क्या 10-15 फोटोग्राफर्स थे जी, और हर एक को 2-2 कैमरे में देता था। अच्छा। और एक स्टोरवेल भर के मेरे पास कैमरे थे, अच्छा। कबर्ड। तो उनको मालूम है कि कोई ना कोई आदमी आएगा कामत का और क्वालिटी वही देगा। मतलब कोई भी किसी को भी भेजने से मतलब नहीं, हम ज्यादा करके एक ही फोटोग्राफर को एक ही प्रोडक्शन में भेजते थे ताकि उसको पूरी पिक्चर की नॉलेज आ जाए और उसके हिसाब से वो काम करता रहे। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बताया अभी कि ये बहुत खास बात है कि यानी कि अगर जैसे कि अगर कहीं भी एक प्रोडक्शन, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अगर फिल्म चल रही है या चोपड़ा प्रोडक्शन की चल रही है, आर.के. बैनर की फिल्म चल रही है, तो जिस एक को आप देते थे वही जाता था? वही जाता। मतलब जैसे राज कपूर जी थे जी, अभी उनकी बम्बई में तो सेट होता था उनका, आर.के. स्टूडियो में लगते थे, फिर उनकी शूटिंग होती थी लोनी में या फिर बैंगलोर। तो अगर ये शूट होते समय उसके बीच में गैप पड़ गई तो वो फोटोग्राफर दूसरी जगह गया जी, तो फिर उनका शेड्यूल लग गया राज साहब के कि भाई बैंगलोर जाना है, तो अगर वो फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे वो ये आदमी आएगा, ठीक है कोई बात, ऑल टुगेदर अलग होता था वहां पे सीन। तो एक क्या होता है कि उनकी लिंक लगी रहती है फोटोग्राफर्स की। नहीं तो हम क्या करते थे कि जिधर भी गया उसको बुला के अरे राज साहब की शूटिंग है अब जाओ, तो वैसे मैनेज करते थे अब। तो इसके लिए क्या होता था कि खुद इतने माहिर थे राज साहब, वो तो पूरी फ्रेम देखते थे जी। बोला देखो एडिटर बहुत जबरदस्त है और वो हर एक से रिस्पेक्ट से बात करेंगे। मतलब एक बार ऐसे हुआ, उनका 14 दिसंबर उनके बर्थडे पे वो मुहूर्त करते थे हमेशा। वो करने के बाद मैं तो जाता था उधर मुहूर्त में वगैरह, फिर लंच वगैरह होता था तो हमारे वाक साहब थे, वो खास थे मतलब राज साहब के, तो और मैं भी गया था। तो राज साहब ने पूछा हमारे वाक साहब के, अरे मैं अभी कल जा रहा हूँ शूटिंग में, कौन आ रहा है? तो उन्होंने बोला ये आ रहा है। तो उस टाइम मैं तो थोड़ा यंग था, 24-25 साल का। तो बोले अच्छा ये क्या नया लड़का रखा है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं ये कामत साहब का लड़का है। अच्छा। अरे फिर नहीं मुझे यही चाहिए। अच्छा। इसी को भेज दो, मेरे को यही चाहिए। फिर दूसरे दिन हम निकले, वहां से लोनी गए, वहां पे गया, फिर उन्होंने पर्सनली बोला एक को कि ये कामत साहब का लड़का है, इनका अच्छा ख्याल रखो। फिर पूरा काम किया। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका काम करने का स्टाइल, तो अगर मैं जाके उनको बोलूंगा ना कि सर राज साहब ये फोटो लेनी है, तो बोला रुक ना मैं बताता हूँ तेरे को क्या चाहिए। अच्छा। बराबर। फिर होने के बाद हाँ आजा, फोचू बोलते थे वो। अच्छा। मजाक में आजा बोला। फिर कहा कैमरा कहाँ था देख, फिर हाँ वहां रख दिया। फिर रखने के बाद वो बैठते थे चेयर लेके बाजू में और फ्रेम में देख के एक एक एडजस्ट करते थे आदमी को खुद। अच्छा, स्टिल में भी? स्टिल में भी।
और फिर मेगाफोन से बोलते हैं हाँ अभी ले तेरा फोटो तू फोकस वगैरह। मतलब अभी ग्रुप है तो हर एक आदमी सेपरेट दिखना चाहिए। एक सर के पीछे दूसरा आधा सर आ रहा है, वो उनको नहीं, मतलब वो खुद अरेंज करते थे और फिर बोलते थे हाँ अभी ठीक है ले तू तेरा फोकस वगैरह करके एक्सपोजर करके ले। तो इसके लिए उनके जितने भी फोटो है आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग मतलब एक पिक्चर का फ्रेम ही है वो। यानी कि जो बहुत सोच समझ के बनाई जाए ऐसा है कुछ। और आर्टिस्ट को खुद बता देते ना क्या एक्सप्रेशन है, ये फोटो का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए जो सीन में था। तो ये बारीकी है, ये सारे पुराने देव साहब भी है, गुरुदत्त जी से, मैंने उनके साथ नहीं काम किया लेकिन देव साहब के साथ किया है, इनके साथ किया है, सुनील दत्त जी के साथ किया है। राज कपूर साहब की जैसे आपने ये बताई है, तो चलिए स्टिल के लिए वो इतना ख्याल रखते थे, शूटिंग के अपनी फिल्म के लिए किन किन चीजों के लिए बड़े वो सतर्क रहते थे? शूटिंग के लिए तो मतलब फिल्मकारी अलग ही दुनिया थी उनकी, और ही वॉज द रियल शोमैन। तो जैसे अभी लोडी में हम शूट कर रहे थे सत्यम शिवम का, तो उन्होंने वहां पे 2 प्रोजेक्टर लाके रखे थे रशेस देखने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू शूट चल रहा था वहां पे, और वो डैम का सीन ये वो बहुत मतलब वहां पे तामझाम बहुत था। तो रोज बम्बई आके रशेस देख नहीं सकते थे, एडिटिंग के हिसाब से उनको देखना है। रशेस मतलब वो करेक्शन नहीं, खाली क्या शूट किया वो देखने के लिए होता था, रफ एकदम। तो वो वहां पे देखते थे, उन्होंने वहां पे 2 प्रोजेक्टर बड़े लाके रखे थे, और वहां पे बैठ के देख के फिर दूसरे दिन का क्या सीन होना चाहिए या क्या सीन में गलत हो गया है वो सब वहां रेक्टिफाई करते थे। तो उनको बम्बई आके वापस देखो वापस जाओ, एक तो उनको थोड़ा सा तकलीफ भी थी अस्थमेटिक के लिए, और वहां पे खुले हवा में काम करते थे, मस्त, तबीयत भी अच्छी है, देखने के लिए भी अच्छा है। उन्होंने एक रूम को कन्वर्ट किया प्रोजेक्शन रूम में, तो ऐसे वो काम करने का एक अलग अंदाज था उनका। वो प्रीव्यू में भी जब उनका ऊपर प्रीव्यू आरके में, वो भी कुर्सी पे नहीं बैठते थे, जमीन पे बैठते थे आगे, देख के बोलते अरे यही तो अपनी असली जगह है, हमने भूलना नहीं चाहिए कि हमारी ये जो धरती हमारी असली है। और पूरा सब बैठने के बाद सबको पूछना ये वो, मतलब ये जो पुराने आदमी है, जैसे मैं बोला देव साहब है, दत्त साहब है, राज साहब है, इनका मतलब टेक्नीशियन से बहुत लगाव होता था। अगर एक भी टेक्नीशियन मतलब एब्सेंट है या चेंज हो गया, पूछते थे क्यों चेंज किया, तबियत वगैरह सब ठीक तो है ना? ऐसा बराबर। चलिए आप इतना लोनी की बात कर रहे हैं, यानी लोनी हडपसर पुणे के पास जो जगह है वहां पर की शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम का एक गीत सुन लेते हैं प्यारा सा। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
बात शोमैन राज कपूर जी की, देवानंद साहब के काम करने का अंदाज क्या था? उनसे कुछ अलग या कुछ वही? तो देव साहब का अंदाज मतलब क्या, एकदम पर्टिकुलर थे, मतलब ये काम करना है हमको, ये होना चाहिए, बस इसके आगे नहीं। अगर किसी ने बोला सर और एक लेते, क्यों क्यों पूछते थे, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे को ये चाहिए, और मेरे सिवा आप क्या अलग बताओगे? जो मुझे चाहिए वो परिणाम मिल गया है, तो सिर्फ क्यों बोला तो नहीं चलेगा चलेगा करके ऐसे होते थे। और ये जैसे मैंने अब बोला ना, अभी आजकल क्या हो गया, मॉनिटर आ गए, तो डायरेक्टर भी मेगाफोन से या माइक्रोफोन से उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अरे थोड़ा इधर हो जाओ, वो स्क्रीन देख के जी। पहले के जमाने में डायरेक्टर कैरेक्टर के स्पॉट पे जाके, सेट पे उनको बताते थे कैसे एक्टिंग करनी है, अच्छा। आपको क्या जेस्चर करना है। मतलब राज साहब के मेरे पास फोटो है जो जीनत अमान को बता रहे हैं कि कैसा शर्माना है। मतलब शशि कपूर एक जगह खड़ा है, एक जगह जीनत खड़ा है, उनके बीच में राज साहब जीनत को बता रहे ऐसा शर्माना आपको। ओहो। ये स्टिल आजकल नहीं मिलते, वो खाली इस पे मॉनिटर पे देख के बताएंगे। हाँ। और ऐसे फोटो हमको क्या मिलते हैं आजकल, वर्किंग डायरेक्टर बैठा है, सामने मॉनिटर है और पूरे पीछे पलटन खड़ी आर्टिस्ट की झुक के देख रहे हैं। हाँ। बस इसके सिवा वर्किंग स्टिल बहुत कम मिलते हैं। मतलब जो पहले थे, जैसे अभी धर्म जी का एक फोटो में मैंने वर्किंग देखा, वो एकदम क्लोज थे, उस टाइम मिचेल कैमरा था, तो क्लोज मतलब 1-2 फीट का डिस्टेंस था, मिनिमम डिस्टेंस, तो वो ज्यादा आगे नहीं जाए इसलिए वो एक लकड़ी लगा के रखी थी। अच्छा। उनको पेट के टिका के। अच्छा। बस इसके आगे आपको आना नहीं। इतने पर्टिकुलर और इतने परफेक्ट टेक्नीशियन थे। अब भैया और एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ ऐसे, मतलब जैसे भाई हमने एक बार सोचा था कि चलो किताब लिखते हैं, कामन फोटो फ्लैश जर्नी जी। तो मैं शूटिंग में बिजी था, तो मेरी वाइफ और लड़की धर्म जी के बंगले पे बार बार फोन कर रही थी जी। तो उनका ऑफिस वाला उठाता था फोन, पूछते थे धर्म जी है क्या? नहीं बिजी है, फोन रख दिया। 2-3 बार ऐसा किया, तो मैं बोला क्या हो गया, बात होगी ना धर्म जी के बंगले पे? तो नहीं यार, वो फोन उठाते और बोलते बिजी है, बाहर गए, ये है। तो मैंने बोला दे नंबर, मैंने नंबर लगाया, फिर मैंने बोला धर्म जी है? बोला कौन बोल रहे? मैं बोला कामत बोल रहा हूँ, कामत फोटो फ्लैश। अरे एक मिनट में मैंने वाइफ को बोला देखिए ये आपने कामत नहीं बोला ना तो ये प्रॉब्लम है। फिर धर्म जी आ गए, उनके टिपिकल टाइम, हेलो बोलो। बोला अरे मैं कामत, अरे बोलो कैसे हो बेटा? बोला आपको मिलना है, मिलना चाहते हो? आ जाओ कल सुबह बंगले पे 11 बजे। पूरी पलटन गए उधर, फिर वो जो बातें करते रहे मेरे पिताजी के बारे में और सब, तो मैंने बोला सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे डिस्टर्ब क्या है? बोला फिर उनको मैंने फोटोज दिखाए लैपटॉप पे वगैरह। तो अभी उसको 5-6 साल हो गए और अभी तक उनका ये सिलसिला जारी है मेरा उनसे बात करने का। मतलब फोन करेंगे तो बोलते हैं अरे यू आर द फैमिली, आप तो पिलर हो बोले इंडस्ट्री के। हाँ। तो मैंने बोला सर हम पिलर का है कि बोला एक आप ही तो जो संजो के बैठे पूरा इंडस्ट्री को। और बहुत मतलब इतने भावुक है धर्म जी कि आप उनकी वो स्क्रीन की इमेज देखोगे और वो उनको ऐसे पर्सनली मिलोगे, मतलब टोटल डिफरेंट। क्या बात है। तो चलिए धर्म जी की पुरानी किसी फिल्म का कोई गाना सुन लें। चलेगा, बंदी नहीं। पंछी प्यारे सांसकारी बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांसकारी बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली।
पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली ओ पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली। आपने जैसे कहा कि धर्मेंद्र जी ने आपको कहा कि आप लोग पिलर हैं, तो आपने सारी चीजें संजो कर रखी हुई हैं, तो यहाँ पर बहुत जिज्ञासा हो रही है कि कितनी फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? लोगों को एक फैंटेसी लगेगी कि कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 1000 से ऊपर पिक्चरें की है जी आज तक 1948 से जी, और हमारे पास कम से कम 4 से 5 लाख निगेटिव है। 4 से 5 लाख निगेटिव हैं और हर एक पिक्चर का अलग अलग बॉक्स में उसको नंबर वाइज करके संभाल के रखे हैं और उसको टोटल स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको बार बार चेक करना, ये सारा हमारा काम चलता ही रहता है। उनकी देखभाल भी करना पड़ता है क्योंकि उसमें कहीं फंगस वगैरह न लग जाए, फिर मॉइस्चर नहीं हो जाए, मॉइस्चर ना आ जाए, ओहो बॉक्सेस थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर कहीं डस्ट वगैरह ये नहीं हो जाए तो वो साफ करना पड़ता है। और वो तो ऐसा टास्क होता है ना कि हम दिवाली में जैसे साफ सफाई करती है वैसे हमको टाइम निकालना पड़ता है। ये तो हो गई 4-5 लाख निगेटिव्स के बाद, फिर जो पॉजिटिव बनती हैं वो उसका परिणाम सामने है। यहाँ हम ये जानना चाह रहे थे, आपने जैसे उस समय कहा कि सब लोग कहते थे कि नहीं कामत फोटो फ्लैश से मंगवा लो, तो कितने कैमरे, कितने कैमरामैन, क्या क्या आपके पास, कितना लगभग, मतलब कितना है आपके पास? मेरे पास उस समय 12 से 15 फोटोग्राफर्स थे। अच्छा। और सब काबिल थे और मेरे ऑफिस में एक ब्लैक बोर्ड टंगा होता था जी, कौन सा प्रोडक्शन का किधर शूट चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, कौन सी तारीख से, और आखिर में फोटोग्राफर का नाम होता था। अच्छा, तो ऐसे 10-12 जन का चार्ट लगा रहता था जी। और किसी का अगर सबका 12-15 दिन का शूटिंग चालू है तो फिर मैं एक दिन शाम को ऑफिस बंद होने के बाद रोल लेके निकलता था और हर सेट पे जाके फोटोग्राफर को एक्सपोज रोल लेके उनको अनएक्सपोज रोल देके मैं घूमता था फिर पूरा रात भर। अच्छा, वो रोल लेते थे आप जो शूट हो चुका है या जो जिसकी फोटो, क्योंकि वो तो आएगा 15 दिन के बाद, तो अगर कुछ देखना है प्रोड्यूसर्स को, आर्टिस्ट को, तो वो मिलेगा नहीं। तो ऐसे मेरे पूरी बारात निकलती थी, फिल्म सिटी, मोहन स्टूडियो, केएससी स्टूडियो, फिर नटराज स्टूडियो, ऐसे घूम घूम के फिर रात को 1-2 बजे घर पे पहुंचता था, खाना खा के सो जाओ। फिर दूसरे दिन वो रोल अपने को डेवलप भी करने चाहिए जी, क्योंकि 15 दिन का शेड्यूल लगा है तो 15 दिन के बाद आएगा तो क्या करेगा। और अच्छा, इतना स्टॉक भी रोल भी लेके वो नहीं रख सकते ना, कभी चोरी हो गया, गिर गया, कहीं हो गया, तो वो काम किया हुआ चीज आनी चाहिए, परिणाम भी देखते रहो कि कैसा हो गया उसका, अगर आपने पॉजिटिव कर लिया तो। मेरा कहना ये था, जब भी मैं शूटिंग में जाता था तो मैं अनएक्सपोज रोल तो कौड़ी मोल पकड़ो, उसको कुछ नहीं है, ढेर सारा, लेकिन एक्सपोज है वो लाख मोल का है, लाख मोल का है, क्योंकि उसमें तो तुमने पूरा जो क्या सेटअप लगाया वो अपने काम है उसमें, अगर वो गुम गया या कुछ खराब हो गया तो गया फिर सब आपका काम। बहुत मुश्किल। वो तो मैं हमेशा जेब में रखता था एक्सपोज रोल। यानी जो फोटो खींच ली गई वो निगेटिव्स आप लेकर आ जाते थे और फिर उनको कच्चा माल भी दे आते थे कि भाई आगे के लिए तैयारी हो जाइए पूरी। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई इस तरीके का शूट किया हुआ रोल एक्सपोज हो गया रोशनी में और गायब हो गया, कुछ ऐसा हुआ? एक बार ऐसे ही हो गया, एक रोल पड़ा था, एक्सपोज हुआ था। एक बार ऐसे टेबल पे सुबह पहले दिन रखा था एक एक्सपोज रोल, हालांकि अच्छा हुआ किसी प्रोड्यूसर का घर का ही फंक्शन था तो उधर रखा था, और मैंने हमारी जो अटेंडर ऑफिस खोलने के बाद मैंने उनको फोन करके बोला, अरे वो एक रोल रखा है एक्सपोज रोल, उसको डेवलप करवा के उसके प्रिंट मार के दे देना रेफरेंस, फिर वो ऑर्डर करेंगे प्रोड्यूसर। तो ठीक है बोला। फिर उन्होंने वो 9:30 बजे ऑफिस खोला तो वो गेट पे चाय पीने जाते थे, तो झाड़ू वाले को बोला, तो नया लगा था, अरे एक्सपोज रोल रखा है इधर, उसको जरा देखना, ध्यान रखना कहीं गिर जाए, कोने में खसक जाएगा। तो ठीक है, वो गए, चाय पी के आ गए, फिर देखा तो अरे टेबल पे रोल नहीं है। बोला किधर है रोल? सर वो क्या आपने बोला था ना, देखो एक्सपोज है और उसको ध्यान रखो। बोला खोल के मैंने देखा, अंदर कुछ नहीं, वो कोई काली पट्टी है बोलते अंदर। उन्होंने तुरंत फोन किया, मेरे बोला ऐसा ऐसा, उसने बोला अरे देखना मतलब ध्यान रखना, वो गिर के कहीं जाए नहीं, कहीं फिर मिलना मुश्किल हो गया। तो उसने उसको पूरा खोल के देख लिया अंदर है कि नहीं। बोला आपने बोला तो है इसके अंदर, तो कागज दिख रहा है। तो ऐसा हो गया, मतलब होते ऐसे भी गलतियां कई बार। चलिए, ये तो बहुत रोचक बातें हैं, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि विद्याधर जी के साथ इनकी सुपुत्री भी हैं और इसी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसी कला से जुड़ी हुई हैं और हुनरमंद हैं। आगे की एक पीढ़ी है, अपने दादाजी और अपने पिताजी की विरासत को आगे लेकर चल रही है। नेहा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और ये बताइए कि आप जो कर रही हैं इस वक्त,
पहले खुद ही बताइए कि आप क्या कर रही हैं। ठीक है, जाहिर है अब समझ गए होंगे हमारे श्रोता कि जो पिताजी काम कर रहे हैं उसी के साथ आप लगी हुई हैं, लेकिन और क्या कर रही हैं आप? ये तो काम कर ही रही हूँ मैं। एज अ फोटोग्राफर तो डेफिनेटली नहीं हूँ मैं। पूरा बैक एंड का जो काम होता है, नेगेटिव्स को संभालना, उसको डिजिटलाइज करना, इसको मेंटेन करना, तो ये सब चीजें मैं करती हूँ। यानी आप फोटो खींचने के लिए नहीं जाती हैं, अगर हम सामान्य भाषा की बात करें तो? नहीं, फोटो खींचने में नहीं जाती, बट उसका जो कंप्लीट मेंटेनेंस आज की तारीख में होता है, क्योंकि जब तक मतलब मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तब से तो पूरा डिजिटल ही है जी। तो नेगेटिव से मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ इसको, तो इसलिए मैं इसे काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ इस सब चीजों से। मतलब घर की चीज है ये तो, घर की चीज है तो कुछ ऐसे अलग नहीं लगता है देखने में कि हाँ पता है मैं तो ये बचपन से देखती आ रही हूँ। जैसे हमारे घर में सोफे होते हैं, पर्दे होते हैं, वैसे आपके लिए ये भी है, बट इसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो एक पॉइंट के बाद पता चल रहा है कि ये क्या था, इसमें क्या है, उसका क्या काम था। तो जैसे अभी काफी बुक्स के लिए हम काम करते हैं, बायोग्राफीज अगर किसी एक्टर्स के ऊपर किसी को लिखनी है तो वो डेफिनेटली वो हमारे पास आते हैं कि ये हमें ये फोटोज चाहिए। अच्छा। तो हर एक फिल्म में से एक पर्टिकुलर फोटो निकाल के देना, वो पर्टिकुलर सीन निकालना, तो वो हमें भी उतना स्टडी होना चाहिए कि फिल्म में वो सीन कब आ रहा है, वो हमने बॉक्स में वो नेगेटिव कहाँ रखी हुई है। तो ये सब काम अब मैं करती हूँ। हमें लगता है कि कुछ इस तरीके की चीज होगी कि जैसे कि पुस्तकों की लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, उसी तरीके की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा लेखक है, किस तरीके की कहानियां लिखता है, किस तरीके की कविताएं लिखते हैं, और वो कहाँ मिलेगी कैटलॉग में। तो ये कैटलॉगिंग हो गई एक तरीके से। कैटलॉगिंग हो गई, करेक्ट, क्योंकि किस फिल्म के कौन डायरेक्टर थे, कौन एक्टर्स थे, वहाँ पे उस फिल्म में कितने कैरेक्टर एक्टर्स थे, तो वो तुरंत याद होना चाहिए कि ये इसमें ये थे या कौन से फिल्म में कौन सी एक्टर कैसे है, तो हमें वो रिलेट करके निकालने पड़ते थे कि सिमिलर लुक में 10 फिल्म्स में है तो 10 में से ये 5 अच्छी है तो आप इसमें से देख लीजिए। करेक्ट। कामत जी, आपको क्या लगता है कि नेहा जी और आपके काम करने का अंदाज क्या फर्क है? आगे की पीढ़ी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा इनका काम फास्ट हो गया है, मैं बहुत स्लो हूँ, मतलब मैं पर्टिकुलर और स्पेसिफिक काम करने वाला हूँ। लेकिन नहीं, जो भी करते हैं ये अच्छे करते हैं। अभी मैंने जब से इनके पास छोड़ा है तो मुझे मालूम नहीं, उतने इमेजेस ये बता रहे हैं। अच्छा। ये और इसकी मम्मी, अरे हेलन जी की इसमें इतने अच्छे फोटो है, आप देखो। मैं बोला हाँ, मुझे मालूम नहीं। फिर अभी मतलब उन्होंने इतने बार हैंडल किए सारे, क्योंकि मैं शूटिंग में जाता हूँ जी। तो अच्छा, और एक बार मेरे को और एक किसी राइटर ने, मतलब किताब लिखने वाली थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमको मीना कुमारी इस टाइप की चाहिए, अच्छा, वैजयंती माला इस टाइप की चाहिए, और मतलब जो भी आर्टिस्ट है हमको ये ऐसे गेटअप में चाहिए, तो तुरंत हम बताते थे, अरे ये आपको इसमें मिलेगी, सांझा और सवेरा में मिलेगी, ये मिलेगी। फिर कभी ये मुझे फोन करते थे और ऐसे चाहिए, तो मैं शूटिंग में तो मैं उनको बताया ये 2-4 बॉक्स निकाल, उसमें से मिलेगी। तो वो इतनी अचरज में पड़ गई और लेखिका जी, मैं बोला ये कमाल है, उस टाइम तो कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। बोला सिर्फ हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया और दूसरे दिन आपने नेगेटिव निकाल के प्रिंट निकाल दिए। तो बोला ये तो हमारे दिमाग में बैठा है, क्या किधर मिलेगा। और हमें लगता है कहीं ना कहीं शायद कंप्यूटर होता तो हम उसमें फीड करके निश्चिंत हो जाते और अपने दिमाग से डिलीट कर देते। बराबर, शायद दिमाग में है इसलिए याद है। करेक्ट। नेहा कितना इत्तेफाक रखती है इस बात पे? बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी फिल्म्स है, मतलब अभी भी जो मैं स्कैन करके उसको रख देती हूँ, फिर सिर्फ नाम टाइप करके वो आ जाता है, उतना ज्यादा मेहनत कभी कभी नहीं करनी पड़ती उस चीज पे। लेकिन फिजिकली जब मुझे एक बॉक्स में से नेगेटिव निकालनी है तो मुझे वो याद करनी पड़ती है कि कौन से फिल्म में किस लुक में कौन से एक्टर्स थे। फिर कभी कभी थोड़ा सा वो फिल्म एक बार देखनी पड़ती है ये पर्टिकुलर कौन से लुक में एक्टर है उसमें और क्या रिक्वायरमेंट है किसकी, अकॉर्डिंगली वो करना पड़ता है। अच्छा, फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, उनके नजरिए से, तो आपको क्या लगता है कौन सा हीरो, या मतलब पहले तो हीरो की बात कर लेते हैं, कौन सा हीरो सबसे ज्यादा फोटोजेनिक है? हीरोज तो सारे फोटोजेनिक थे ऑब्वियसली। आई थिंक सुनील दत्त जी के फोटोज जो मैंने देखे हैं वो बहुत, मतलब एज अ फोटोग्राफी के हिसाब से, मतलब मैं बहुत ज्यादा करेक्ट जज नहीं हूँ इस बात में, लेकिन उनके जो आपका नजरिया जानना चाह रही हूँ, उनके जो मैंने पोर्ट्रेट्स और उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं ना, वो काफी आर्टिस्टिक मुझे लगे कि मतलब है वो बात है फोटोग्राफ में उनके। एंड देन धर्म जी है ऑब्वियसली, वो तो उनके फोटोज तो
बहुत ही लाजवाब है। तो दो एक्टर्स मेरे हिसाब से थे जो बहुत ही फोटोजेनिक थे। तो भाई फोटोजेनिक, चलिए धर्मेंद्र जी का गीत हम सुन चुके हैं, तो सुनील दत्त जी का एक गीत सुन लेते हैं फिर यहाँ पर। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। हीरोइन की बात करें तो कामत जी या नेहा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? या दोनों लोगों की बात विचार एक है या अलग? मेरा तो एक ही है, वहीदा जी। वहीदा जी और मतलब पुरानी जितने भी है, लेकिन एक वहीदा जी का और मधुबाला जी, मतलब उनके जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो वो सारे मेरे पिताजी ने खींचे हुए हैं। अच्छा। बहुत सारे जो लगे हैं, और उनके ओरिजिनल नेगेटिव भी अपने पास है। तो पिताजी, वही मैंने आपको बताया कि जो स्टडी थी, तो एक बार ऐसा ही बोलते बोलते उन्होंने बताया, देख ऐसा है, मधुबाला जी का फोटो कौन से भी एंगल से लो वो बेहतरीन ही दिखेगी। उसके बाद वहीदा जी है, मतलब एक खूबसूरत चेहरा स्क्रीन पे है जी। बाकी के भी है, लेकिन उन्होंने एक जो कैटेगराइज किया था, तो ये मेरा क्या कहना है मालूम, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिसका, वो तो ऐसे भी लागू होता है कि जिसका मन साफ है उसका चेहरा वैसे ही निर्मल लगता है, उसका भी हमें एक्टिंग बोलो तो उसी में ढल जाते हैं। जी जी। कभी कभी मैं स्टिल देते हुए भी बोलता हूँ, थोड़ा सा आप मन में एक थोड़ा स्माइल, तुम स्माइल तो कर रहे हो। नहीं मैडम बोला मन से, हाँ वो आंख में दिखना चाहिए, मतलब हम तो आंखों में दिखते ज्यादा, होठों से स्माइल करो वो बात अलग है, लेकिन आंख में जो एक्सप्रेशन आती है
वो जब दिल से होगी तब आंखों में आएगी। ये दोनों फोटोग्राफर सामने बैठे हैं, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। उसके ऊपर मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। जी जरूर। पहले मतलब मेरे पिताजी मैक्सिमम जाते थे शूट के लिए, तो एक प्रोड्यूसर थे मेरे पिताजी के दोस्त, उन्होंने डेप्यूट किया था इनको स्टिल्स फोटोग्राफी के लिए। डायरेक्टर का उसका अपना एक फ्रेंड था फोटोग्राफर। अच्छा। तो डायरेक्टर ने बोला यार इसको लेते हैं ना, तो बोला मुझे मालूम नहीं, मेरा फोटो स्टिल्स यही करेंगे। तो डायरेक्टर ने बोला अरे एक दिन सेट पे बोला कि तो देख लो उसका काम क्या है। उसने बोला वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे मेन फोटोग्राफर कामत साहब ही रहेंगे। ठीक है। तो आर्टिस्ट शायद माला सिन्हा थी या आशा परेख थी, याद नहीं है। वो पिताजी ने मुझे किस्सा बताया था जी। तो बोला वो एक आंख में आंसू है, पोर्ट्रेट है, थोड़ा सा एंगुलर, उन्होंने उसका क्लोजअप लिया पिताजी ने, मतलब पूरा सब उनको एटमॉस्फेयर, वो पूरा फीलिंग लाओ, ये करो वो करो, फोटो लिए, ओके हो गया, जाओ। फिर डायरेक्टर ने अपना फोटोग्राफर लाया। अच्छा। अभी तू स्टिल ले। तो उसने भी कैमरा लगाया, किया, हो गया। हाँ मैडम दी देखिए इधर, पूरा क्रिएट किया फिर से उन्होंने, और बोला स्माइल प्लीज। उसने बोला ये कौन है, मेरा आंख में आंसू और स्माइल प्लीज। नहीं, उसका वो बोला स्टूडियो है उधर, पासपोर्ट वगैरह के लिए निकालने का फोटो स्टूडियो। पहले भगा तो बोला आर्टिस्ट ने, वो उठ के चले गई। डायरेक्टर भी फिर थोड़ा सा ये हो गया, नरम हो गया, बोला जिसका काम है उसी को करना चाहिए। तो मेरा फोटोग्राफर फ्रेंड था, मतलब ये भी किस्से हुए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वो हर वक्त फोटोग्राफी, यहाँ का अंदाज बिल्कुल अलग है फिल्मों का। कामत जी, बहुत सारे हीरो हीरोइन की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें गायकी की, तो शीर्षस्थ नाम लता दी का है। तो लता जी के बारे में क्या यादें हैं? वो तो वर्ल्ड फेमस व्यक्तित्व है जी, और अपनी गान हीरा, मतलब गान सम्राज्ञी, फिर भारत रत्न जी, इतने इनको नवाजा जाएगा और देंगे तो भी कम है। बिल्कुल। लेकिन उनकी शख्सियत इतनी डाउन टू अर्थ है। उनकी होम प्रोडक्शन हमने की है, 2-3 पिक्चरें, और जब भी मैं कभी रिकॉर्डिंग में उनको मिलता था जी, तो उनको मैं बताता था मैं कामत हूँ, तो इमीडिएट कोंकणी बोलने शुरू कर देते। अच्छा। क्योंकि उनको मैंने बताया कि मैं तुम्हारे मंगेशी से नजदीकी हूँ, तो मैंने बोला लता जी मेरे को समझ में आता है, मैं बात नहीं कर सकता कोंकणी में। तो हंसती थी, बोला अच्छा अच्छा ठीक है। उनका मंगेशी करके देवस्थान है, वहां पे उनका घर है, और हमारा आगे फोंडा में नागेशी करके है, तो कुछ ही किलोमीटर का दूरी है। अच्छा। और हम दोनों बम्बई में सेटल है। अरे ये हमारी खासियत है। लेकिन जो रूट्स अपने गांव के हैं वही अपने को अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। हा हा हा, हा 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 हा, ला 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 ला, हा हा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए
कोई नेहा आप अपनी याद बताना चाहेंगी? याद मतलब जैसे मैं देव साहब से मिली थी जी, शमी कपूर जी से मिली थी, धर्म जी से हम काफी मिलते हैं, तो बहुत अलग इंस्पिरेशन मिलता है इन लोगों से कि इन्होंने कैसे काम किया था। जैसे मेरे ग्रैंडफादर के साथ वो बताते हैं कि उन्होंने उनका कैसे रिलेशन था इन सब लोगों के साथ, तो ये सब मेंटेन करते समय भी वो चीज हमेशा दिमाग में रहती है कि इसको मैं कैसे प्रमोट करती रहूं, इनके व्यवहार को, व्यक्तित्व को, सभी चीजें इसमें आती है, क्योंकि जैसे सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं है, उसमें काफी लोगों की मेहनत है, उसमें एक आदमी का काम नहीं होता है, वो पूरा जो भी होता है फिल्म बनाना अपने पूरी एक इतिहास लेके चलती है, तो उसको मेंटेन करना है, उसको प्रेजेंट करना है किस तरीके से। इतने एक्टर्स ने मेहनत की है, डायरेक्टर्स ने मेहनत की है, फोटोग्राफर ने, सब ने है, तो ये एक पैकेज है जो मैं संभाल रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है। भले ही वो स्टिल में हो, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाना है, बस यही मैं सोचती रहती हूँ कि बढ़ाने के लिए क्या सोचती है, क्या हो सकता है। जैसे अभी बुक्स के लिए जाता है, उसके पीछे की जैसे अनटोल्ड स्टोरीज, हर एक फिल्म के दौरान कुछ ना कुछ फोटोज देखते समय पता चलता है कि शायद इसमें कुछ हुआ था, तो मैं डैडी से पूछती हूँ कि इसमें क्या हुआ था। अच्छा। तो ये हमारी जनरेशन के लोगों को भी पता चले, अवेयर रहे कि कैसे काम होता था, और अभी हम अपग्रेडेड है, हम अभी अपने तरीके से काम करते हैं भले ही, लेकिन ये तो रूट्स है, तो मतलब अगर वो नहीं होता तो हम आज यहाँ होते ही नहीं। जाहिर है, कहीं ना कहीं तो बीज तो वही है। करेक्ट। तो यही है मेरा काम, मतलब इसको संभाल के रखो इस चीज को। ये बहुत अच्छी बात है कि पुरानी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, या यूं कहें कि एक पूरा एक धरोहर लेकर आप चल रही हैं, और अच्छी आपके ख्यालात हैं कि हाँ उसको वैसे ही संभालना है, क्योंकि सिर्फ उसमें यादें नहीं हैं, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत तकनीक भी है जो पुरानी थी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा नेहा जी कि आपकी पीढ़ी भी ये इसको संभालना चाहती है, अच्छा लगता है। कामत जी आपको तो अच्छा लगता ही होगा। डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हमने देखे, ये इट्स आर्ट, मार्वल है, मतलब इसका काम, टेक्निक वगैरह जो इतना परफेक्ट है। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी गुजर गए तब मैं 13 साल का था जी, लेकिन उनके फोटोग्राफ मतलब इतने स्टडी करने लायक होते थे कि परफेक्ट लाइटिंग क्या होती है, कैसे होनी चाहिए, ये मूड लाइटिंग है, मतलब इसको थोड़ा हॉरर टाइप है तो उसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे, लो एंगल लेंगे वगैरह। जैसे 20 साल बाद का वहीदा रहमान का आपको फोटो बताऊंगा, और 14वीं का चांद का बताऊंगा। क्या बात है। आर्टिस्ट तो वही है, लेकिन उसमें जो इफेक्ट्स है, ये जो उन्होंने अपना आर्ट उसमें डाला है, समाया हुआ है, दोनों ने, जो आर्टिस्ट भी है उसका भी तो महत्व है ना। अगर वो एक्सप्रेशन नहीं देते, कहाँ से कैप्चर करते। तो ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम किया है तो बहुत अच्छा लगता है, और वो उस काम की वजह से जानते हैं, ये तो सुन के और भी अच्छा लगता है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही।
बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। नेहा जी, आपके पिताजी तो सिर्फ अपने पिताजी के बारे में सुनते हैं तारीफ, आप तो अपने पिताजी और बाबा दोनों की तारीफ सुनती हैं और कहा जाता है कि इनकी पोती है, इनकी बेटी है, तब कैसा लगता है? नहीं, बहुत प्राउड फीलिंग होता है उस समय, क्योंकि मतलब जो फिल्म्स देखते आए हैं तो वो एक्टर्स एक्चुअली हमसे बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, ये एक्टर से मतलब मैं मिल रही हूँ या इनसे मैं बात कर रही हूँ, इसी में मतलब बहुत बड़ी बात लगती है। और वो भी एक सम्मान के साथ, एक सम्मान के साथ कि यू नो आपके दादाजी ने ये काम किया था, आपके पिताजी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे वो लेगेसी वैसे ही कायम रखनी है कि आगे जाके कोई बोले कि मैंने भी उनके जैसे नहीं बट कुछ यू नो उस तरह का काम किया, उस तरह का काम किया है, उस चीज को मेंटेन कर। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस तरह से जो आपकी इच्छा है कि उस लेगेसी को आगे तक लेकर चलें, चूंकि आपका दिख रहा है कि वो पैशन है, वो आपको जज्बा है, तो जाहिर है कि लेकर चलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबके श्रोताओं की ओर से। कामत जी बहुत बहुत धन्यवाद, नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुन रहे थे प्रसिद्ध फोटोग्राफर विद्याधर कामत से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।